हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस टाइम पर दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला या फिर हम इसे वास्तुकला भी कह सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस टाइम हमें 3 तरीके की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। पहली होती है भारतीय स्थापत्य, दूसरी होती है इस्लामिक स्थापत्य और तीसरी होती है इंडो इस्लामिक स्थापत्य, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ये जो तीसरी वाली स्थापत्य है वो बनी हुई है। यानी कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य में भारतीय स्थापत्य और इस्लामिक स्थापत्य दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये तीनों क्या होती हैं ये मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला के फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था डिटेल में। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसे एक एक करके हर काल में स्थापत्य कला के विकास के बारे में बात की थी। अभी तक हम लोग गुलाम वंश में, उसके बाद फिर हम लोग खलजी वंश में और अब हम लोग तुगलक वंश में स्थापत्य कला के विकास के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मिडाइवल हिस्ट्री इसके अलावा और भी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। अगर आप लोग एंसेंट हिस्ट्री का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैं एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग एंसेंट हिस्ट्री के भी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा करंट से जुड़े भी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग तुगलक वंश में स्थापत्य कला के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तुगलक वंश में अगर हम बात करें तो इस टाइम पर भी हमें बड़े पैमाने पर इमारतों या फिर हम कह सकते हैं भवनों या फिर महलों का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। इसके पहले शासक यानी कि जो तुगलक वंश है इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो वो मैंने आप लोगों को बताया था, गयासुद्दीन तुगलक को इसका संस्थापक माना जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर हम बात करें तो इसने तुगलकाबाद फोर्ट जो है उसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने मकबरे का भी निर्माण करवाया था। ये आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में भी दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसने आदिलाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने जहांपना नगर के फोर्ट का भी निर्माण करवाया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसी टाइम पर बनाई गई इमारतें हैं। इसमें अगर हम लोग इस वाले के बारे में बात करें तो ये हमें तुगलकाबाद फोर्ट देखने को मिलता है, ये हमें आदिलाबाद फोर्ट देखने को मिलता है और ये आप लोग जहांपना नगर का फोर्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो इमारतें हैं वो हमें दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के काल में बनती हुई दिखाई देती हैं। अब हम लोग इन इमारतों की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस काल में हमें देखने को मिलता है कि समूहों में भवनों का निर्माण किया जाता था। यानी कि इस टाइम पर जितने भी जो भवन बनाए जाते थे उनकी हमें ग्रुपिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा इस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी सुरक्षा की दीवारें भी देखने को मिलती हैं। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम हमें ढलवा दीवारों का भी निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। ढलवा दीवारें कहने का मतलब है कुछ इस तरीके के शेप की जो दीवारें बनाई जाती थी वो भी हमें इस टाइम की इमारतों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम खलजी काल से इस काल की तुलना करें तो खलजी काल की तुलना में इस काल में जो इमारतें बनाई गई हैं उनमें हमें सादगी देखने को मिलती है। यानी कि खलजी काल में हमने बात की थी कि इमारतों में बहुत ज़्यादा अलंकरण देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा सौंदर्य उनमें देखने को मिलता था। लेकिन तुगलक वंश में जो इमारतें बनाई गई थी उनमें हमें सादगी देखने को मिलती है। यानी कि बहुत ही सादा सिंपल उनमें डिज़ाइन किया जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसके टाइम पर हमें एक आधी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे कि इसने किन्हीं इमारतों का निर्माण करवाया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम हमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला की इमारतें भी देखने को मिल जाती हैं।
इंडो इस्लामिक, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें भारतीय स्थापत्य और इस्लामिक स्थापत्य दोनों की विशेषताएं शामिल होती थी, तो उसे ही इंडो इस्लामिक कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें इस्लामिक स्थापत्य की तो विशेषताएं होती ही थी, साथ ही बड़ी संख्या में स्तंभों का भी प्रयोग किया जाता था। और स्तंभ जो हैं वो जो इंडो इस्लामिक या फिर हम कह सकते हैं भारतीय स्थापत्य जो है उसकी विशेषता मानी जाती है। तो इसी कारण से इन जो स्थापत्य कला है उसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहा जाता था। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को जब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करवाया था, उस टाइम मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी बहुत सारी नीतियां अपनाई थी जिससे इसके राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा इसने कुछ ऐसे भी कार्य किए थे जिसकी वजह से इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ़ भी कहा जाता है। तो अब हम लोग अगर बात करें कि इसने ऐसे क्या क्या काम किए थे, जैसे कि इसने जो सबसे बड़ा इसका जो निर्णय माना जाता है वो था राजधानी परिवर्तन का निर्णय, यानी कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद को बना लिया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसके इस निर्णय को बहुत ही बेवकूफ़ी वाला निर्णय कहा जाता है, लेकिन फिर बाद में कुछ टाइम बाद इसने वापस दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके अलावा इसने आर्थिक संकट के भी कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनसे राज्य को आर्थिक संकट झेलना पड़ा था, जैसे कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो करवाया था। तो इस तरीके के इसने बहुत सारे काम किए थे जिनसे राज्य को बहुत भारी नुकसान देखने को मिला था। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो सारी नीतियां थीं उनका प्रभाव हमें कला पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि जब इससे राज्य को इतना नुकसान हो रहा है, राज्य में आर्थिक संकट आ रहे हैं, राज्य की बाकी सारी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, तो इसी से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी नीतियां अपनाई थी उनसे स्थापत्य कला को भी प्रभाव पड़ा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में। तो इस काल में हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के स्थापत्य के संरक्षण के भी प्रमाण मिलते हैं, यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्थापत्य को अपना संरक्षण प्रदान किया था। उसने बड़ी संख्या में स्थापत्य का निर्माण करवाया था, जैसे कि अगर हम बात करें, इसने दिल्ली में फ़िरोज़ शाह कोटला का निर्माण करवाया था, जौनपुर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा हिसास फ़िरोज़ा नाम के जैसे भी जो आप लोग इमारतें या फिर जो भवन देखते हैं उन सब का निर्माण हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा करवाया हुआ दिखाई देता है। अगर हम बात करें, इन नगरों के इर्द गिर्द आर्थिक गतिविधियों का विकास होता भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि आपने प्रेजेंट टाइम में भी देखा होगा, कोई भी अगर सिटी वाला एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो उसी तरीके से इस काल में भी, यानी कि मध्यकाल में भी, जो नए नए नगरों का निर्माण हो रहा था, नए नए जो नगर उभर कर आ रहे थे, वो आर्थिक गतिविधि के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नए नए नगरों का निर्माण करवाया था, इनमें भी हमें आर्थिक गतिविधियों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, नगरों के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ पुरानी जो इमारतें हैं उनका भी मरम्मत का कार्य करवाया गया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नए नए नगर तो बनवाए ही थे, लेकिन जो पहले से जो नगर बने हुए थे उनका भी उसने मरम्मत करवाने का काम किया था। जैसे कि अगर हम बात करें कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा हौज खास जो है, इन सब की मरम्मत इसने करवाई थी। हौज खास भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। तो इन दोनों ही चीज़ों का निर्माण या इन दोनों ही इमारतों का निर्माण किसने करवाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अशोक के कुछ स्तंभों का भी संरक्षण करवाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस दौर में हमें कुछ मस्जिदों और मकबरों का भी निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, खाने जहाँ तेलंगानी मकबरा जो है उसका निर्माण फ़िरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। इसके अलावा फ़िरोज़ शाह ने मदरसों का भी निर्माण करवाया था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक की इमारतों की विशेषताओं के बारे में। तो इस टाइम हमें देखने को मिलता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जितनी भी इमारतें बनवाई थी उनमें हमें विविधता तो देखने को मिलती है,
यानी कि इसने जितनी भी इमारतें बनवाई थी वो सब अलग अलग तरीके की होती थी, उनमें बहुत सारी हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनमें विविधता तो होती थी, लेकिन भव्यता और कलात्मक सौंदर्य हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया, इस काल की जो इमारतें हैं उनकी ही विशेषता है कि उनमें ज़्यादा अलंकरण नहीं होता था, ज़्यादा कलात्मक सौंदर्य नहीं होता था, सादगी वाली इमारतें देखने को मिलती थीं। तो इसीलिए फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पर भी जो इमारतें बनाई गई थीं उनमें भी हमें कोई ज़्यादा कलात्मक सौंदर्य देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो इमारतें बनवाई थीं उनके हमें कल्याणकारी पहलू भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसने मैंने अभी बताया कि मदरसे और मकबरों का भी निर्माण करवाया था, तो वो हमें कल्याणकारी पहलू के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल में हमें अष्टकोणीय मकबरे का भी निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इसने ऐसे मकबरे का निर्माण करवाया था जिसमें 8 कोने हुआ करते थे। तो इस तरीके की जो विशेषताएं हैं वो भी हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के काल की इमारतों के बारे में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद के बारे में अगर हम बात करें, शासकों जितने भी तुगलक शासक हुए हैं उनके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में निर्माण के यदा-कदा ही हमें साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद जितने भी शासक हुए हैं तुगलक वंश के, उन्होंने हमें देखने को मिलता है कि जब कभी, यदा-कदा का मतलब है जब कभी या फिर कभी-कभी ही कोई इमारत का निर्माण करवाया है, वरना हमें कोई ऐसे साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और तैमूर के आक्रमण के कारण स्थापत्य कला जो है वो प्रभावित हुई थी। तो ये आप लोग तुगलक वंश में स्थापत्य कला के पतन के बारे में लिख सकते हैं कि पतन किस तरीके से हुआ था। तो उसके ये कारण थे, पहला तो था राज्य में बहुत अस्थिरता पैदा हो गई थी। इसके अलावा आर्थिक संकट भी आ गया था। आर्थिक संकट किस वजह से आया था वो मैंने अभी आप लोगों को बताया, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट हमें देखने को मिला था। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से राज्य में ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग जो हैं वो कोणियाँ जो होती हैं उनसे व्यापार करना शुरू करना पड़ा था उन्हें। तो इतनी ज़्यादा आर्थिक संकट हमें उस टाइम देखने को मिलता है। और इसी टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत में इतनी अस्थिरता चल रही थी, आर्थिक संकट चल रहा था। उसी टाइम पर हमें तैमूर का भी आक्रमण देखने को मिल जाता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो कोई कला पर इतना ध्यान क्यों देगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही थी उनसे स्थापत्य कला जो है वो प्रभावित हुई थी और उसका हमें पतन होता हुआ इस टाइम देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को तुगलक वंश में स्थापत्य कला के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैयद या फिर लोधी वंश में स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे और वो हमारा दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्षेत्रीय राज्यों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।